हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे, साथ में आप लोग नोट्स बनाएंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है, और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है कूलॉम का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप हेडिंग डाल लेंगे कूलॉम का नियम। चलो आपसे एक बात पूछता हूँ भाई, कूलॉम का नियम क्या बताता है ना। तो बच्चों आपने आवेशों के गुणधर्म में पढ़ा है ना। सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है ना, तथा विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। तो बच्चों आवेशों के मध्य जो ये बल लगता है इसे विद्युत बल कहा जाता है। ठीक है, और कूलॉम का नियम आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के मान को बताता है। ठीक है, चलो लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो लिखिए बच्चों, इस नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, जिसको हम लोग कूलॉम बल या विद्युत बल कहते हैं, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखा आपने? आपके पास बच्चों दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। ठीक है, यदि वो सजातीय हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, और विजातीय हैं तो उनके मध्य आकर्षण का बल कार्य करेगा। इनके बीच में जो बल लगता है उसको हम विद्युत बल कहते हैं, और इसका मान किसके बराबर होता है? तो यह नियम बताता है कि यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश, है ना, इस प्रोडक्ट के क्या होता है? समानुपाती। और इन आवेशों के जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मान लीजिए बच्चों आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, पहला Q1 और दूसरा Q2। ठीक है, और ये दोनों R दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? R दूरी पर। ठीक है, तो जो आपका कूलॉम का नियम है वो आपको क्या बताता है? वो बताता है कि इनके बीच में जो विद्युत बल लगेगा, है ना, ये विद्युत बल फिर आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये आकर्षण की प्रकृति का भी हो सकता है ना। यदि विजातीय आवेश हो, एक हो प्लस और दूसरा हो माइनस, और ये प्रतिकर्षण का प्रकृति का भी हो सकता है यदि दोनों सजातीय हों, यानी या तो दोनों हो प्लस या दोनों हो माइनस। और ध्यान से सुनो, जैसे द्रव्यमानों के मध्य जो बल लगता है उसको बोलते हैं बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ठीक वैसे ही आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल। एक बात और सुनो, द्रव्यमानों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना,
वो बच्चों सदैव आकर्षण की प्रकृति का होता है ना। दो द्रव्यमानों के मध्य कभी भी प्रतिकर्षण का बल कार्य नहीं करता। द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है वो हमेशा आकर्षण की प्रकृति का होता है। लेकिन आवेशों के मध्य जो बल लगता है ना वो आकर्षण की प्रकृति का भी हो सकता है ना, और प्रतिकर्षण की प्रकृति का भी हो सकता है। और उस बल को क्या नाम दिया जाता है? कूलाम बल, या फिर क्या बोला जाता है बच्चों? विद्युत बल। क्या लिखा है? ये वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है ना। तो पहला आवेश Q1 और गुणा में क्या लिख दिया? दूसरा आवेश यानी Q2। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी r है ना, तो इसका वर्ग कर दो, इसके बोलो क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। तो F समानुपाती क्या आ गया? Q1 Q2 बटा r²। ठीक है, इसको आगे लिख लेते हैं। यहाँ से ये आएगा बच्चों F बराबर है ना। अब देखो समानुपाती का चिन्ह है ना हटा रहे हैं तो कोई नियतांक आएगा, और यहाँ जो नियतांक है उसको K से लिखा जाता है, छोटे K से, और Q1 Q2 और बट्टे में आप क्या लिख दोगे? r², और इसको बोल दोगे आप 1 नंबर। समीकरण नंबर क्या बोल दोगे? 1। ठीक है, और आप लिख दोगे बच्चों समीकरण 1 कूलाम के नियम को बताती है। कूलाम के नियम को बताती है ना। अब एक चीज देखो बच्चों, ये जो कूलाम का नियम है ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के जैसा है। देखिए कैसे, आपने बच्चों 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ा है कि आपके पास दो बिंदु द्रव्यमान है ना, पहला m1 और दूसरा m2, और दूरी कितनी है? r। तो इनके मध्य में जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ द्रव्यमानों के गुणनफल की जगह क्या आ गया? आवेशों का गुणनफल। बीच की दूरी का वर्ग है, यहाँ पर भी बोलो क्या है? बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, और यहाँ F बराबर जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है उसको बड़े G से लिखते थे, इसको बोलते थे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, और ये आता था m1 m2 बट्टा r²। तो ये है दो पिंडों के मध्य या दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, और ये है दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल या फिर विद्युत बल है ना। G की जगह क्या आ जाता है? K। m1 की जगह क्या आ जाता है? Q1। और m2 की जगह क्या आ जाता है? Q2। और r की जगह बोलो क्या रहता है? r। तो F बराबर क्या आ गया? K Q1 Q2 और बट्टे में क्या आ गया? r²। यहाँ ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है इसको छोटे K से लिखा जाता है। ठीक है, तो बताओ समीकरण 1 कूलाम के नियम को बताती है ना, यानी इससे यह पता लगता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 कूलाम के नियम को बताती है। समीकरण 1 में स्मॉल के एक नियतांक है, स्मॉल के एक नियतांक है जिसका मान आवेशों के मध्य के माध्यम पर निर्भर करता है। आवेशों के मध्य के माध्यम पर निर्भर करता है। यहां ये नई बात है बच्चों। देखो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसमें जो ये नियतांक आया था इसको बोलते थे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, और इसका मान किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता था। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ जो ये नियतांक आता है ना, हमें प्रयोगों द्वारा यह पता लगता है कि इसका मान किस पर निर्भर करता है। तो आंसर है इसका मान निर्भर करता है दोनों आवेशों के मध्य के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी इसका मान भिन्न भिन्न माध्यम के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न। ठीक है, चलो बच्चों इसका मान लिखते हैं।
तो सबसे पहले जो ये कूलाम नियम का सूत्र बना है, जो हमको ये बताता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। बोलो F बराबर, डायरेक्ट याद रखना आप लोगों को, क्या होता है K Q1 Q2 और बट्टे में क्या है R²। क्या बताता है बच्चों ये बताता है कि दो आवेश Q1 तथा Q2 कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो उनके मध्य में जो विद्युत बल कार्य करता है उसका परिमाण कितना है। तो आंसर है कितना है K Q1 Q2 और बट्टे में बोलो क्या लिखोगे, R²। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें इस K का मान लिखना है और मैंने कहा है कि K का मान किस पे निर्भर करता है बच्चों, माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है। तो आप लोग लगाएंगे नोट, आप लोग लगाएंगे बच्चों नोट, और नोट में लिखोगे नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट में लिखोगे यदि आवेशों के मध्य निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु हो। आवेशों के मध्य क्या हो बच्चों, निर्वात या वायु। पहला आवेश ये है और दूसरा आवेश ये है, और दोनों के बीच में मान लीजिए बच्चों क्या हो, निर्वात। क्या हो, निर्वात। ठीक है। तब K का मान क्या आएगा बच्चों, तब K का मान आएगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो बच्चों, पहला पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, बीच की दूरी कितनी है, R, और इनके मध्य में जो माध्यम है वो आपका क्या है, निर्वात। ठीक है। तो इस स्थिति में इनके मध्य जो बल लगेगा वो आपका समीकरण 1 के अनुसार होगा। और यदि आवेशों के मध्य क्या है, निर्वात या वायु, तब K का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इज इक्वल टू होता है बच्चों, यह मान प्रयोग द्वारा प्राप्त मान होता है। K का मान प्रयोग द्वारा प्राप्त मान होता है, और यह हमें कितना प्राप्त होता है, 9 × 10⁹। अब इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होगा बच्चों न्यूटन × मीटर स्क्वायर, और बट्टे में क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दें, मैंने ये मात्रक कैसे लिखा। तो बच्चों इक्वेशन 1 से यदि आप K का मान निकालो तो ये क्या आएगा, F × R², F × R², और बट्टे में क्या आएगा, Q1 × Q2, है ना। ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इससे मैंने K का मान निकाला, है ना। तो ये आएगा F × R² और बट्टे में आएगा Q1 × Q2। F यानी फोर्स, और इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन। R यानी दूरी, तो मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर, और ये आपका चार्ज है तो कूलाम, ये भी चार्ज है कूलाम, तो कूलाम × कूलाम बोलो क्या बन गया, कूलाम स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों न्यूटन × मीटर स्क्वायर, और बट्टे में बोलो क्या आ गया, कूलाम स्क्वायर। तो बच्चों निर्वात या फिर वायु के लिए K का मान कितना होता है, तो आंसर है 9 × 10⁹, है ना। और सुविधा के लिए ये वाला जो राशि है इसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पदों में भी लिख लेते हैं। जहाँ ये एप्सिलॉन नॉट जो मैंने एक नया नियतांक लिखा है बच्चों, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है। अब देखो इसका यदि हमें यूनिट लिखना है, ठीक है, तो देखो K और एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती हैं, है ना, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनके मात्रक भी उल्टे हो जाएंगे। बच्चों यहाँ से यदि एप्सिलॉन नॉट का मान निकालो तो क्या आएगा, 1/4 पाई K। तो इसका मात्रक चाहिए, तो 1/4 पाई K का मात्रक, और इसका मात्रक लिखोगे तो इसका एकदम से उल्टा आना है। तो फाइनली इसका मात्रक बोलो क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर × न्यूटन × मीटर स्क्वायर। अब आपको एक बात और बताऊं, आपको ये मान याद रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान लिखो, है ना। मेमोरी बेस्ड सवाल पूछता है आपसे, क्या पूछता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान लिखो। तो आपको याद रखना है एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसका वैल्यू कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम स्क्वायर, और बट्टे में क्या आता है बच्चों, न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ठीक है। जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर दिस,
कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर होता है। इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे निर्वात की विद्युतशीलता। ये एक नया मात्रक या मैंने एक नया नियतांक डिफाइन किया है, जिसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता। तो यदि आवेशों के मध्य बोलो क्या है निर्वात, तो K का मान कितना? 9 गुणा 10 का घात 9। और इसको सुविधा के अनुसार कैसे लिखा जा सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये एप्सिलॉन नोट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसमें पाई का मान रखोगे आप 3.14, एप्सिलॉन नोट का मान आप ये वाला रखोगे, इसको सरल करोगे तो क्या आएगा? 9 गुणा 10 की घात 9। क्या आएगा? 9 गुणा 10 की घात 9। तो K का वैल्यू क्या होता है? 9 गुणा 10 की घात 9, है ना। सरलता के लिए, कई बार सुविधा के लिए हम लोग इसको क्या लिख देते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जहाँ एप्सिलॉन नोट को क्या बोल देते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये तो आपका नंबर फर्स्ट, यानी जब आवेशों के मध्य क्या है बच्चों? निर्वात। क्या है? निर्वात। इसके बाद लिखिए आप नंबर सेकंड लिखिए, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो तो, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो तो, जैसे बच्चों ये जो दोनों आवेश हैं, कौन बोलो? Q1 तथा Q2, है ना। इनके बीच में आपने माध्यम के रूप में मान लीजिए जल ले लिया। माध्यम के रूप में क्या ले लिया? जल ले लिया। या मान लो इनके बीच में आपने कोई कांच की पट्टिका रख दी, या मान लीजिए आपने इनके बीच में कोई धातु की पट्टिका रख दी, है ना। या आपने इनके बीच में कोई प्लास्टिक की स्लेब रख दी, है ना। इसका मतलब दोनों आवेशों के बीच में आपने कोई माध्यम ले लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच लगने वाला बल बदल जाता है ना। देखो बच्चों, आवेशों का गुणनफल सेम, है ना। Q1 वही है, Q2 भी वही है और गुणनफल सेम। बीच की दूरी भी वही है तो दूरी का वर्ग भी वही है, फिर भी लगने वाला बल बदल जाता है। इसका मतलब क्या बदल गया? ये नियतांक बदल गया। तो बच्चों अब K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट नहीं आता, ये इससे कुछ अलग आता है और इसको लिखा जाता है K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या लिखा जाता है? K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। जहाँ बच्चों देखो एप्सिलॉन जो है ना, एप्सिलॉन इसको बोला जाता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोला जाता है बच्चों? माध्यम की विद्युतशीलता। और इसका मान भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न होता है। जल के लिए भिन्न होगा, कांच के लिए अलग होगा, धातु के लिए अलग होगा, प्लास्टिक के लिए अलग होगा। और बच्चों इसका मान यदि भिन्न भिन्न आएगा तो भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए K का मान भिन्न भिन्न और K का मान भिन्न भिन्न, तो बोलो बच्चों F का मान क्या आएगा? भिन्न भिन्न। इसका मतलब K का मान यदि किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर, तो बच्चों माध्यम के बदलने पर K का मान बदल जाएगा। इसका मतलब आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल जो है वो भी बदल जाएगा। यानी कूलाम बल का मान भी किस पर निर्भर करता है? आवेशों के मध्य के माध्यम पर निर्भर करता है। आवेशों के मध्य के माध्यम पर निर्भर करता है। तो याद रखना आप लोग, एप्सिलॉन नोट इसको क्या बोला जाता है बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके। और एप्सिलॉन बोलो क्या होता है? एप्सिलॉन आपका होता है बच्चों माध्यम की विद्युतशीलता। दोबारा बता देता हूँ, एप्सिलॉन नोट, है ना, या इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0। ये क्या है? ये है बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। और जो आपका एप्सिलॉन है वो आपका क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, यहाँ तक आपको नोट करना है। अब देखो बच्चों, आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये नोट मत करना आप लोग।
अब आपसे पूछे कि कूलाम बल का मान क्या होगा दो आवेशों के मध्य जो लगता है, तो आप बोलोगे F बराबर, यदि निर्वात है तब तो ये आएगा, तब तो ये आएगा, निर्वात है तब तो ये आएगा। ये क्या ही तो है बच्चों, ये जो चीज़ है वो क्या ही तो है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। और यदि माध्यम है तब कितना आएगा, तब आप बोल दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या आएगा बोलो, Q1 Q2 बटा R²। क्योंकि माध्यम होता है तब K का मान बोलो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देंगे, K का मान किस पर निर्भर करता है बोलो, माध्यम पर निर्भर करता है ना। निर्वात के लिए कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और माध्यम के लिए कितना बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब बच्चों अगला हेडिंग डाल के लिखो आप, कूलाम बल की विशेषताएं। कूलाम बल की विशेषताएं, कूलाम बल की विशेषताएं। कूलाम बल विद्युत बल को बोलते हैं। विद्युत बल कौन सा बल होता है, जो दो आवेशों के मध्य कार्य करे, जो दो आवेशों के मध्य कार्य करे। ठीक है, कूलाम बल की क्या देख लेते हैं बच्चों, विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहली विशेषता देखो बच्चों, बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली विशेषता देखो नंबर 1। ठीक है, और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है, यानी आवेशों के मध्य का माध्यम बदल जाएगा तो कूलाम बल भी बदल जाएगा। कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है या आवेशों के मध्य के माध्यम पर निर्भर करता है। सीधा लिख देता हूं, माध्यम पर निर्भर करता है, सीधा ही लिख देता हूं, माध्यम पर निर्भर करता है। पहली बात, निर्भर करता है। ओके, नंबर 2, नंबर 2 लिखो बच्चों, कूलाम बल, कूलाम बल एक केंद्रीय बल का उदाहरण है, या एक केंद्रीय बल, कूलाम बल एक केंद्रीय बल का उदाहरण है या केंद्रीय बल होता है। कूलाम बल केंद्रीय बल होता है। और मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में बताया बच्चों, केंद्रीय बल वो वाले बल होते हैं जो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। कूलाम बल एक केंद्रीय बल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप लिखोगे अर्थात, अर्थात कूलाम बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, मान लीजिए बच्चों, ये आपका पहला चार्ज है और पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपका दूसरा चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप चार्ज के प्रॉपर्टी से जानते हो, पहला चार्ज कहाँ रखा हुआ है, पॉइंट ए पर, दूसरा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, पॉइंट बी पर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव हैं। आप जानते हो बच्चों, इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण का बल। प्रैक्टिकली हमें यह पता लगता है कि जो हमें कूलाम बल मिला है वो बच्चों केंद्रीय बल होता है। कूलाम बल कौन सा बल होता है, केंद्रीय बल। यानी प्रैक्टिकली हमने पाया है कि ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो बच्चों यहाँ देखो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो ये वाली है। यानी इनके बीच में जो कूलाम बल लगेगा या विद्युत बल लगेगा वो इस रेखा के अलोंग ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि Q2 पे जो फोर्स है वो इधर लग जाए या इधर लग जाए या इधर लग जाए या इधर लग जाए। या तो बच्चों इस डायरेक्शन में लग सकता है या इस डायरेक्शन में लग सकता है। यानी जो मिलाने वाली रेखा है ना उसके अलोंग ही लग सकता है। इसी प्रकार हमने ये देखा है कि Q1 पर बल यदि दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो जो इस पर फोर्स है वो या तो इस तरफ लग सकता है या इस तरफ लग सकता है। इधर नहीं लग सकता, इधर नहीं लगता, इधर नहीं लगता, इधर नहीं लगता, ऐसा हमने देखा है। यानी ऑलवेज दोनों को मिलाने वाली रेखा के
अनुदिश ही लगता है, इसलिए हम बोल देते हैं ये कौन सा बल है, केंद्रीय बल। और यहाँ ये बल कैसे लगेगा, तो बच्चों देखो Q2 पे जो बल लगेगा वो देखो इधर लगता है, इधर लगता है। Q2 पे जो बल लगेगा इधर लगता है, मैंने एरो बना दिया। ये वाला जो एरो है इसको मैं बोलता हूँ F21, है ना। और Q1 पर जो बल लगेगा वो देखो इधर लगता है, वो देखो बच्चों इधर लगता है, और इसको मैंने क्या बोल दिया, F12। अब ध्यान से सुनो बच्चों, Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षण का बल देखो बच्चों I कैप यानी प्लस x दिशा में लगता है, और Q2 भी Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पर बल माइनस I कैप यानी बच्चों माइनस x दिशा में लगता है। ठीक है, थोड़ा सा सिंबल्स आप को मैं दोबारा बता देता हूँ, वैसे तो आपको गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में खूब बताया हुआ है बच्चों। बी के ऊपर जो ये एक एरो बना हुआ है ना, एरो किसको बताता है, किसी वेक्टर को बताता है, सदिश राशि को बताता है। और यहाँ जो ये सदिश राशि है ये क्या है बच्चों, ये बल है, यानी ये वाला एरो जो बी पे लगा है वो बी पर लगने वाले विद्युत बल को यानी Q2 चार्ज पे लगने वाले विद्युत बल को बताता है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड एरो का जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगा, और डायरेक्शन है ना एरो का जो निशान है वो बताएगा। अब F21 का मतलब क्या है ये आपको पता है कि F21 का मतलब है, F21 यदि लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, फोर्स ऑन 2 है, फोर्स ऑन 2 यानी ये Q2 चार्ज पे लगने वाला बल है। और कौन लगा रहा है बोलो, पहला चार्ज लगा रहा है, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है। इसी प्रकार बच्चों A पर जो एरो लगा हुआ है वो A पे लगने वाले बल को यानी Q1 पे लगने वाले बल को बताता है। 1-2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये फोर्स ऑन 1 है, यानी Q1 पे लगने वाला बल है, जो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, Q2 के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो दो चार्ज यदि इस प्रकार से रखे हुए हों तो आपसे पूछे कि Q2 पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, या Q1 पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, आप इजीली बता सकते हो यदि आपको ये याद रहता है कि कूलाम बल केंद्रीय बल होता है, कूलाम बल केंद्रीय बल होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यदि कुछ मैं ऐसा आपको दे देता, ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से देखना, यदि मैं कुछ ऐसा दे देता, यहाँ पर एक चार्ज बैठा है प्लस Q1, यहाँ पर एक दूसरा चार्ज बैठा है बच्चों प्लस Q2, इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B, दोनों के बीच की दूरी कितनी है R। मैं आपसे पूछता चलो आप मेरे को ये बताओ या आप मेरे को ये बताओ, है ना। तो बच्चों इसको तो हम कूलाम के नियम से आसानी से बता सकते थे भाई, Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल। आपको पता है बच्चों दो चार्ज किसी दूरी पर रखे होते हैं तो कूलाम का नियम हमें बताता है कि उनके बीच में कूलाम बल लगता है। तो बच्चों जो Q2 है वो Q1 पे बल लगाएगा, कितना लगाएगा, K गुना दोनों आवेशों का गुणनफल, पहला आवेश ये है दूसरा आवेश ये है, तो दोनों का गुणनफल करोगे तो Q1 गुना Q2, दोनों के बीच की दूरी का क्या लिखना है, वर्ग, बीच की दूरी बोलो कितनी है R, तो बोलो इसका आपको क्या कर देना है, वर्ग, तो ये आ गया R², ये बल लगेगा। इसी प्रकार इसके बारे में पूछता तो आप कूलाम के नियम से बताते कि Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल, तो इस पर ये चार्ज जो बल लगाएगा, कूलाम का नियम कहता है दोनों के आवेशों का गुणनफल कर दो, तो Q2 गुणा Q1 लिख दो या Q1 गुणा Q2 लिख दो, एक ही बात है। बीच की दूरी कितनी है R, तो बोलो क्या लिखोगे, R²। तो ये तो आ गया बल का मान यानी परिमाण आ गया, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन आपको यहाँ से पता लगेगी कि ये केंद्रीय बल होता है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है वो ये वाली है बच्चों, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये वाली है। तो इस Q1 पर बल इधर नहीं लग सकता बच्चों, इधर नहीं लग सकता, इधर नहीं लग सकता, इधर नहीं लग सकता। ठीक है, Q1 पर जो फोर्स के डायरेक्शन है वो क्या हो सकते हैं, तो बच्चों इसके दो संभावनाएं हैं भाई, या तो लगे देखो इस तरफ या लगे इस तरफ, है ना। लेकिन आपको पता है कहाँ लगेगा, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, और अनुदिश का मतलब है बच्चों अपवर्ड भी लग सकता है यहाँ और डाउनवर्ड भी लग सकता है। अब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इनके बीच में रिपल्सन होना है, रिपल्सन होना है तो ये फोर्स देखो बच्चों ऐसे लगेगा, तो इसके ऊपर फोर्स का जो एरो हमें दिखाना है वो इस प्रकार से दिखाना होगा, इस प्रकार से। मैग्नीट्यूड चाहिए तो बच्चों ये रहा, डायरेक्शन चाहिए तो आपको पता लगी देखो ये रही, है ना। इस पर किधर लगेगा, तो बच्चों प्लस है और ये भी प्लस है, रिपल्सन होना है, रिपल्सन होना है देखो इधर लगना है तो ये लगेगा, ये आपका क्या होगा, F21। एक नंबर बात। दो नंबर बात ध्यान सुनना बच्चों, यदि ये आपका पॉजिटिव है लेकिन ये यदि आपका नेगेटिव है, ठीक है बच्चों, तो फोर्स ये नहीं लगेंगे, प्लस है और माइनस है
प्लस है और माइनस है, इसका मतलब बच्चों विपरीत प्रकृति के हैं। विपरीत प्रकृति के इसका मतलब बोलो क्या है, विजातीय। और विजातीय है तब बोलो बच्चों क्या होगा, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। तो Q1 पे जो बल लगेगा ना उसको अब इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। मान यही आएगा कि पहला गुणा दूसरा, दोनों का जो गुणनफल है वो ले लिया, बट्टा में दूरी का क्या कर दिया, वर्ग। परिमाण लेना है, -Q2 तो ऐसा नहीं है कि यहाँ -Q2 लिखा, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, तो बल देखो बच्चों इस तरफ लगेगा, तो ए पर बल सदिश का जो एरो है वो इस प्रकार से दिखाएंगे। इसी प्रकार बी पर बल सदिश का जो एरो है वो बच्चों इस प्रकार से दिखाएंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे, क्योंकि माइनस जो है उसको प्लस अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना। लेकिन बल कहाँ लगेगा बताओ, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों उदाहरण के रूप में मान लो ये आपका पॉइंट बी है, यहाँ कोई +Q2 चार्ज रखा हुआ है, और ये आपका पॉइंट ए है, यहाँ कोई +Q1 चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो Q2 पर Q1 के द्वारा या Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल का जो मान है वो आप कूलाम के नियम से बता सकते हो। कितना होगा भाई, K गुणा दोनों आवेशों का गुणनफल और बट्टा में बीच की दूरी का क्या लिखोगे बच्चों, वर्ग। अब डायरेक्शन की बात आती है, तो यहाँ दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये। तो बच्चों इस Q2 पर फोर्स जो है वो इस लाइन के अलोंग लगेगा, है ना। रिपल्सन है तो इधर लग जाएगा, अट्रैक्शन है तो इधर लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों सहजाती हैं, रिपल्सन है, इसका मतलब फोर्स वाला जो वेक्टर है ना वो ऐसे दिखाएंगे, ये हो जाएगा बच्चों F21, है ना। इसी प्रकार देखो फोर्स वाला वेक्टर इस पे इस प्रकार से दिखाएंगे, ये बोलो आपका क्या हो जाएगा, F12। ठीक है, तो बच्चों एक चार्ज है ना किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यह आपको पता लग जाएगा किससे, इस वाले कॉन्सेप्ट से कि कूलाम बल जो होता है, कूलाम बल जो होता है वो कौन सा बल होता है बच्चों, केंद्रीय बल। कौन सा बल होता है, केंद्रीय बल। बोलो आप ध्यान में रख लोगे, ओके। इसके बाद देखते हैं, देखो नंबर 3, ये डायग्राम भी बना लेना, इससे आपको पता लग रहा है। नंबर 3 और लिख लो बच्चों आप। इसके बाद आप लिखोगे बच्चों नंबर 3। नंबर 3 आप क्या लिखोगे, मैं लिख देता हूं, कूलाम बल, कूलाम बल गति के तीसरे नियम के अनुरूप होता है। गति के तीसरे नियम, और गति का तीसरा नियम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं भाई, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कूलाम बल गति के तीसरे नियम के अनुरूप होता है, गति के तीसरे नियम के अनुरूप होता है। ठीक है, ये तो आपको यहाँ से दिख भी रहा है। क्या दिख रहा है आपको, डायग्राम से आपको दिख रहा है, डायग्राम से आपको दिख रहा है, ऐसा है बच्चों। और ये गति के तीसरे नियम का गणितीय रूप भी है ना। डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है कि देखो Q2 पर Q1 ने जो बल लगाया वो +x दिशा में, तो देखो Q2 ने भी Q1 पे बल लगाया -x दिशा में। देखो बच्चों दोबारा देखो, Q1 ने किस पे बल लगाया, Q2 पर, तो ये तो होगी एक्शन। तो Q2 ने भी Q1 पे बल लगाया, ये क्या होगी, रिएक्शन। यानी ये वाला फोर्स एक्शन है और ये वाला फोर्स रिएक्शन है। ये +x में है तो ये किस में है, -x में, यानी दिशा में विपरीत है ना। और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य कर रहे हैं। ये वाला बल चार्ज Q2 पे कार्य कर रहा है और ये वाला बल चार्ज Q1 पे कार्य कर रहा है। इसका मतलब इसको एक्शन बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, रिएक्शन। यानी Q1 ने Q2 पे क्या कर दिया है, एक्शन, तो Q2 जो है वो Q1 पर क्या करता है, रिएक्शन। यानी ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुरूप है। यानी इसमें भी F21 बराबर क्या है बच्चों, -F12। ठीक है, नंबर 4। अब एक चीज देखो बच्चों, जैसे केंद्रीय और अकेंद्रीय बल होते हैं ना, वैसे ही बच्चों संरक्षित तथा असंरक्षित बल भी होते हैं। हम लोगों ने ऐसा देखा है कि भौतिकी में जो बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं, यानी किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल यदि बच्चों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ऐसे बलों को हम बोलते हैं कि वो व्युत्क्रम वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। और जितने भी बल बच्चों
जितने भी बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं हमने देखा है सब के सब कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, यानी संरक्षी बल होते हैं। कौन से बल होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। तो कूलाम बल के बारे में तो आप जानते ही हो बच्चों। कूलाम बल कितना होता है आप जानते हो, के Q1 Q2 और बट्टा में क्या होता है R², यानी कूलाम बल दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है, इसका मतलब कंजर्वेटिव है। तो आपसे पूछे कि कूलाम बल कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो आपको क्या बोलना है? कंजर्वेटिव। सेंट्रल है या नॉन सेंट्रल, केंद्रीय है या अकेंद्रीय, तब आपको क्या बोलना है बच्चों? केंद्रीय बल। क्या बोलना है? केंद्रीय बल। तो एक चौथी बात आप और लिख लो बच्चों, कूलाम बल संरक्षी बल होता है। कूलाम बल संरक्षी बल होता है। क्यों होता है इसका कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। किसकी पालना करता है बच्चों? व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। तो ये आपकी कूलाम बल की 4 विशेषताएं हैं, है ना। पहली विशेषता क्या? कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरी विशेषता क्या? कूलाम बल एक केंद्रीय बल है ना। केंद्रीय बल इसका मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तीसरी बात क्या? कूलाम बल जो है वो गति के तीसरे नियम के अनुरूप होता है। और चौथी बात क्या? कूलाम बल क्या होता है बच्चों? संरक्षी बल। संरक्षी बल होता है। आपको क्यों पता लगा? किस प्रकार से पता लगा? किस कंसेप्ट से पता लगा? तो वो है कि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम की क्या करता है? पालना। व्युत्क्रम वर्ग के नियम की क्या करता है? पालना। ठीक है, चलो अगली चीज देखते हैं। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये रहेगी कि कूलाम बल केंद्रीय बल होता है, 1 नंबर बात। और 2 नंबर बात जो महत्वपूर्ण रहने वाली है वो ये है कि कूलाम बल किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर। किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। एक नया फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बच्चों डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, या बच्चों इसका जो दूसरा नाम है वो है माध्यम का पराविद्युतांक। क्या नाम है बच्चों इसका दूसरा नाम? माध्यम का पराविद्युतांक। और इसका जो संकेत है वो होता है एप्सिलॉन आर, या बच्चों बड़ा के। बड़ा के ध्यान देना आप लोग। देखो बच्चों, कूलाम का नियम आपने लिखा था, तो कूलाम के नियम में आप लिखते थे F बराबर, यहाँ लिखते थे Q1, यहाँ लिखते थे Q2 और बट्टा में लिखते थे R²। गुणा में एक नियतांक आता था, उसको छोटे के से लिखा जाता था, है ना। ये कूलाम नियतांक होता है और इसका मान होता है निर्वात के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन नोट है ये क्या था? ये जो एप्सिलॉन नोट है ये क्या था बच्चों? ये था निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, यहाँ जो ये एप्सिलॉन है ये क्या था? ये था बच्चों माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता। और अब हम लिख रहे हैं बच्चों एप्सिलॉन आर। देखो बच्चों 3 एप्सिलॉन हो गए। ये एप्सिलॉन नोट यानी 0 यानी कुछ नहीं, यानी निर्वात की विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। और उसके बाद एप्सिलॉन आर, आर का मतलब रिलेटिव, रिलेटिव जो किसी के सापेक्ष मापी जाए। तो बच्चों जो एप्सिलॉन आर है वो भी क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता होती है, लेकिन माध्यम की कौन सी? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। माध्यम की क्या कहलाती है बच्चों? आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की वो विद्युतशीलता जो किसी के सापेक्ष, और यहाँ हम किसके सापेक्ष मापते हैं? निर्वात के सापेक्ष। जो किसी के सापेक्ष मापी जाए, हम यहाँ निर्वात के सापेक्ष मापेंगे, उसको बोलेंगे बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। अरे भाई पहले आप इन तीनों संकेत को समझो, है ना, बाद में बात करेंगे ये एप्सिलॉन आर क्या होता है। एप्सिलॉन नोट है
तो आप इसको पहचान जाओगे ना। ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है ये बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन है तो क्या है बच्चों? ये है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। और यदि एप्सिलॉन आर है तो बोलो ये क्या है बच्चों? ये है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, है ना। 3 विद्युतशीलता आपके पास आ गई, एक तो निर्वात की, एक माध्यम की और एक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। और ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है इसको पराविद्युतांक भी बोलते हैं, उसको बड़े के से लिखते हैं। यहाँ ये छोटा के आता है बच्चों, छोटा के देखो ये या ये होता है, और ये जो बड़ा के है ये क्या होता है? पराविद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको किससे लिखा जाता है बच्चों? एप्सिलॉन आर से। क्या होता है ये? चलो देखते हैं बच्चों। आपने एक बात बोला है, क्या बोला है कि हमने बाई प्रैक्टिकल ये पाया है कि जो आपका कूलाम बल है या विद्युत बल है, कूलाम बल या विद्युत बल, इसका मतलब आवेशों के मध्य लगने वाला बल, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल। और कूलाम बल का मतलब क्या होगा? 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, है ना। किस पे निर्भर करता है भाई? माध्यम पे निर्भर करता है। चलो आपको एक बात बताता हूं बच्चों, देखो मान लीजिए मैंने लेब में 2 चार्ज लिए, पहला लिया Q1 और दूसरा लिया Q2, और दोनों के बीच का दूरी बच्चों मैंने कितना रखा? R, और दोनों के बीच में मैंने मीडियम बोलो क्या लिया? निर्वात, ठीक है। अब मैंने कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट करने स्टार्ट किए। मैं चाहता हूं इन आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल को, और विद्युत बल को इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, तो कई बार F से या कई बार FEL, EL का मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत बल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैं लगा देता हूं सीरियल नंबर, ठीक है। यहां मैं लगा देता हूं कि जब आवेशों के मध्य निर्वात है उस स्थिति में विद्युत बल, ठीक है। और यहां मैं लगा देता हूं जब आवेशों के मध्य आसुत जल है, आसुत जल है यानी बच्चों पानी है, तब आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल। यहां भी विद्युत बल और यहाँ भी विद्युत बल। यहाँ निर्वात में लगने वाला विद्युत बल है, इसको F0 से लिखूंगा। ये आसुत जल यानी माध्यम में लगने वाला विद्युत बल है, इसको FM से लिखूंगा, ठीक है। अब मैं कुछ डाटा कलेक्ट करता हूँ बच्चों, मैं कुछ डाटा कलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे माध्यम का पराविद्युतांक। और आवेशों के मध्य माध्यम यदि जल ले रहे हैं तो ये जल का पराविद्युतांक आएगा, कांच लेंगे तो ये कांच का पराविद्युतांक आएगा, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों? एप्सिलॉन आर से। और एप्सिलॉन आर को कैसे परिभाषित किया जाता है ये आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले आप देख लो जो लेब में हमें डाटा मिले। बच्चों आप जानते हो कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। आपके पास फार्मूला है K गुणा क्या लिखोगे? Q1 Q2 बटा R²। K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 और Q2 के मान लो 2 माइक्रोकुलाम, 4 माइक्रोकुलाम है। R का मान लो 2 सेंटीमीटर। ये डाटा आपको गिवन होंगे और आप इसको सोल्व करोगे। मान लीजिए ये फोर्स आपको कितना मिल गया? 80 न्यूटन, ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं, ये वाला फोर्स हमें फार्मूले से नहीं निकालना। किससे नहीं निकालना बच्चों? सूत्र से नहीं निकालना। आपने 2 चार्ज R दूरी पे रख दिए, है ना, दोनों मान लो सहजाती हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित यानी धक्का मारेंगे, है ना। और आपने किसी मशीन से, किसी उपकरण से ये एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उस बल को आपने माप लिया, ठीक है। और वो बल मान लीजिए आपको कितना मिल गया? 80 न्यूटन। कितना मिल गया? 80 न्यूटन। और ये फोर्स कब आया है बच्चों? जब निर्वात है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा बच्चों? 80 न्यूटन। क्या लिखा मैंने? 80 न्यूटन, ठीक है। अब बच्चों निर्वात की जगह में इन दोनों आवेशों के बीच में क्या डाल देता हूँ? आसुत जल, है ना। मैं इनके बीच में क्या डाल देता हूँ? आसुत जल। ये लो बच्चों, मैंने इनके बीच में आसुत जल डाल दिया। ये लो आसुत जल डाल दिया। देखो बच्चों, पहला चार्ज अब भी Q1 है, दूसरा चार्ज अब भी Q2 है, दोनों के बीच की दूरी अब भी कितनी है बच्चों? आ रही है। लेकिन मैंने क्या बदल दिया? बोलो, माध्यम बदल दिया। अब निर्वात नहीं, निर्वात की जगह आवेशों के मध्य एक माध्यम आ गया, और माध्यम का नाम बोलो क्या है? जल। तो मैं क्या देखता हूं कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल बदल जाता है, ठीक है। और बदलने के साथ साथ कम प्राप्त होता है ना। 2 आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल निर्वात की तुलना में मिलता है। निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम ले लो, जल, कांच, प्लास्टिक, ग्लिसरीन, अल्कोहल, कोई भी माध्यम ले लो बच्चों, आपको जो फोर्स है ना निर्वात में जितना मिलता है उससे कुछ ना कुछ आपको कमी मिलेगा, यानी सर्वाधिक निर्वात में मिलता है।
सर्वाधिक कहाँ मिलता है? निर्वात में। जैसे आपने आसुत जल लिया, ठीक है, आसुत जल लिया यानी जल की उपस्थिति में, यानी ये FM आ रहा है बच्चों। हम लोग क्या पाते हैं कि लगने वाला बल जो है वो घटकर हमें 1 न्यूटन ही प्राप्त होता है। तो ये कितना मिला बोलो आपको? 1 न्यूटन। पहले कितना था? 80, अब बोलो कितना हो गया? 1 न्यूटन, ठीक है, यानी घट गया। चलो कोई बात नहीं, घट गया। अब एक काम और करते हैं, ये वाला चार्ज थोड़ा सा है ना बड़ा ले लेते हैं और ये वाला चार्ज भी बड़ा ले लेते हैं और माध्यम क्या रखते हैं? निर्वात, है ना। तो बच्चों देखो फोर्स क्या होता है? K गुणा Q1 गुणा Q2 बटा R²। आवेशों का गुणनफल बढ़ जाएगा। पहले ये 2 माइक्रोकुलाम था, ये 2 माइक्रोकुलाम था, तो Q1 गुणा Q2 दोनों का गुणनफल 2 गुणा 2 बोलो कितना था? 4। अब इसको आपने कर दिया 6 और इसको भी आपने कर दिया 6, तो गुणनफल बोलो Q1 गुणा Q2 6 गुणा 6 बोलो कितना हो जाएगा? 36। तो आवेशों के मान यदि बच्चों आपने बढ़ा दिए तो आपको पता है लगने वाला बल बढ़ जाएगा। अब निर्वात की तुलना में लगने वाला बल मान लीजिए आपको कितना मिल गया? 160 न्यूटन। कितना मिल गया बच्चों? 160 न्यूटन। अब यदि आप आसुत जल रख दोगे तो ये आपको घटकर मिलेगा 2 न्यूटन। आपने मान लो बच्चों आवेशों के मान और बढ़ा दिए तो मान लीजिए ये आपको मिल जाता है 240 न्यूटन, तो ये आपको क्या मिलता है? 3 न्यूटन। चलो अब आप देख रहे हो निर्वात में बल ज़्यादा आता है और यदि उनके बीच में पानी डाल दिया जाए तो बल कम प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी शानदार चीज़ देखी हमने, भी बल कम तो प्राप्त होता है लेकिन हमने एक शानदार चीज़ देखी बच्चों, बल घटता है लेकिन एक बहुत शानदार चीज़ देखी। यहाँ देखो आप जो आपका कूलाम बल है वो 80 से कितना हो गया? 1 न्यूटन हो गया, यानी 80 गुना कम हो गया बच्चों। यहाँ देखो बच्चों 160 से कितना हुआ? 2, तो यहाँ भी 80 गुना कम हुआ है। यहाँ देखो बच्चों 240 से कितना हो गया? 3, यहाँ पर भी 80 गुना कम हुआ है, यहाँ पर भी 80 गुना कम, यहाँ पर भी 80 गुना कम, यहाँ पर भी 80 गुना कम। 80 को 1 से गुणा करोगे ये आ जाएगा, 80 को 2 से गुणा करोगे ये आ जाएगा, 80 को 3 से गुणा करोगे देखो बच्चों ये आ जाएगा, यानी 80 गुना कम होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कभी 2 गुना कम हो गया, कभी 4 गुना कम हो गया, एक फिक्स नंबर में कम होता है। यानी बच्चों पानी की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की तुलना में कितना गुना कम प्राप्त होता है? 80 गुना कम प्राप्त होता है। और जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का क्या बोलते हैं? पराविद्युतांक, या उस माध्यम की क्या बोलते हैं बच्चों? आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। यानी निर्वात में बल लगता है ज़्यादा और पानी में बल लगता है या किसी माध्यम में बल लगता है कम, तो निर्वात की तुलना में पानी में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है? पानी का पराविद्युतांक, ठीक है। तो कितना गुना कम प्राप्त होता है यदि ये चीज़ हमें निकालनी है तो हम निर्वात में जो बल लगता है और माध्यम में जो बल लगता है उसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे, यानी F0 बटा FM। F0 क्या है? निर्वात में बल, FM क्या है? माध्यम में बल। ये अनुपात ज्ञात कर लेंगे और ये अनुपात हमें ये बता देगा कि कितना गुना कम प्राप्त होता है, और वो जो अनुपात है उसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? पराविद्युतांक, ठीक है। तो यहाँ 80 न्यूटन में आप 1 न्यूटन का भाग लगाओ, ये F0 है और ये FM है, तो न्यूटन से न्यूटन तो कट जाएगा, अब साइन R का कोई मात्रक आपको नहीं मिलेगा और फाइनली ये कितना मिलेगा? 80। 160 में आप 2 का भाग लगाओ कितना मिलेगा? 80। 240 में आप 3 का भाग लगाओ कितना मिलेगा? 80। तो बच्चों ये जो नंबर है ये एक फिक्स नंबर है और इस फिक्स नंबर को क्या बोला जाता है? पानी की आपेक्षिक विद्युतशीलता, या क्या बोला जाता है? पानी का पराविद्युतांक। तो बच्चों पानी का पराविद्युतांक यदि कितना है? 80 है। इसका मतलब यदि 2 आवेशों के मध्य निर्वात में जो भी बल लग रहा था यदि आप पानी डाल दोगे तो 80 गुना कम हो जाएगा। कितना गुना कम हो जाएगा? 80 गुना, क्योंकि पानी का पराविद्युतांक हमें बाई एक्सपेरिमेंट बोलो कितना मिला है? 80 मिला है। इसी प्रकार बच्चों यदि आप ग्लिसरीन लोगे तो आपको 42.5 गुना कम प्राप्त होगा। कितना गुना कम प्राप्त होगा? 42.5 गुना। इसी प्रकार यदि आप कोई कांच का पट्टिका लोगे तो बच्चों कांच का पट्टिका ऐसा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो कितना है? 6 है, तो कितना गुना कम प्राप्त हो जाएगा? 6। कांच का पट्टिका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो कितना है? 9, तो कितना गुना कम प्राप्त होगा? 9। मैं आपको बता देता हूं बच्चों भिन्न भिन्न प्रकार के कांच होते हैं और कांच का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 5 से 10 के बीच होता है। कितना होता है बच्चों? 5 से 10 के बीच होता है। तो ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब एक डेफिनेशन लिख लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको
ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो माध्यम की अपेक्षिक विद्युतता पराविद्युतता क्या समझ गए होंगे आप। मैं डायरेक्ट इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, है ना। तो बच्चों आप डायरेक्ट लिख दोगे एप्सिलॉन आर बराबर ये होता है एफ नोट बट्टा एफ एम, ये होता है ध्यान में रखोगे आप, एफ नोट बट्टा एफ एम। जहां बोलो एफ नोट क्या है, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल या विद्युत बल, कूलाम बल। एफ एम क्या है, माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। लिख दिया। ये फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए याद रखोगे, एफ नोट बट्टा एफ एम। बोलो क्या आता है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, आर का मतलब रिलेटिव, एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता किसकी, माध्यम की, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, माध्यम का पराविद्युतांक। ठीक है, चलो इसको आगे सोल्व करें। एप्सिलॉन आर बराबर ये क्या आएगा, एफ नोट निर्वात में लगने वाला बल, तो के का मान निर्वात में ये होता है, गुणा में क्या लिखोगे Q1 गुणा Q2, और बट्टा में क्या लिखोगे R²। एफ एम माध्यम में लगने वाला माध्यम में लगने वाला बल, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, के की जगह ये आएगा बच्चों, ठीक है, गुणा दोनों आवेशों का गुणनफल और बीच की दूरी का वर्ग, ये चीज़ आ गई। तो देखो बच्चों, ये तो आप काट दो, 4 पाई से आप 4 पाई काट दो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन आर बराबर क्या मिलेगा, बोलो एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नोट। इस उत्तर को भी आप याद रखोगे। तो देखो बच्चों, माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता किसके बराबर होती है, तो आंसर है माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। देखो बच्चों, एप्सिलॉन ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन आर बराबर बोलो क्या हो गया, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नोट। आपको ये सूत्र भी याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो आपका ये एप्सिलॉन आर है, इसका मान क्या होता है, प्रयोग द्वारा मापित होता है, प्रयोग द्वारा मापित होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया कि अशुद्ध जल के लिए कितना होगा, तो इसका आंसर था बोलो कितना होगा, 80 होगा। कितना होगा बोलो, 80 होगा। यानी निर्वात में हमने बल देख लिया, फिर हमने आवेशों के मध्य निर्वात की जगह क्या डाल दिया, पानी, तब हमने बल देख लिया, तो हम देखते हैं कितना गुना घट जाता है, 80 गुना घट जाता है। जितना गुना घटता है वो उस माध्यम का क्या होता है, पराविद्युतांक। तो बोलो कितना आया, 80। इसी प्रकार मान लीजिए आपको ग्लिसरीन का चेक करना है, तो निर्वात की जगह आप ग्लिसरीन लेके देख लो कितना गुना घटता है। इसी प्रकार मान लो आपको किसी ग्लास के लिए चेक करना है, तो आप ग्लास रख के देख लो, है ना। तो जिस किसी भी माध्यम का आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए, आप निर्वात की जगह वो माध्यम डाल दो, है ना, कूलाम बल घट जाएगा। कितना गुना घटा है वो आप नोट कर लो, वही चीज़ उस मीडियम का क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और पहले ही बता देता हूँ, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि यह प्रयोग द्वारा मापित मान होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मतलब एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। उस टेबल में हम बार बार जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, कि माध्यम के रूप में ये ले लिया, माध्यम के रूप में वो ले लिया, है ना, उन माध्यम के, है ना, हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल से पहले आप लिख लीजिए ऊपर हेडिंग डाल के लिख लीजिए बच्चों, कुछ माध्यमों के पराविद्युतांक, कुछ माध्यमों के पराविद्युतांक, ये आपका टेबल का हेडिंग है। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्रम संख्या, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे बच्चों माध्यम का नाम, और उसके बाद आप लिखोगे बच्चों क्या लिखोगे, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर इसको क्या बोलते हैं बच्चों, या इसको फिर क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक।
किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन आर, या फिर किससे लिखते हैं, बड़े के से। ये टेबल बनानी है आपको, कुछ ही माध्यम लेंगे बच्चों, है ना। लास्ट ईयर आरबीसी बोर्ड में तो खूब सारे मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके सिलेबस में थे जो हमें याद रखने होते थे, है ना। इस बार एक दो के ही आपको याद रखने। तो सबसे पहला मीडियम मैं ले लेता हूं बच्चों, निर्वात। तो निर्वात के लिए इसका मान होता है बच्चों 1, ठीक है। नंबर 2 मैं ले लेता हूं आपका हवा, वायु यानी हवा। इसके लिए होता है बच्चों 1.00059, यानी मोटा मोटी एक होता है, यानी वायु या निर्वात एक जैसी स्थिति है। इसके बाद नंबर 3 में डायरेक्ट लूँगा बच्चों कांच। और जो कांच होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 से 10 के बीच होता है ना। डिफरेंट टाइप का कांच होता है बच्चों, कोई ज़्यादा सघन होता है ना, कोई थोड़ा कम कठोर होता है। तो किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 होता है, किसी का 5.5 होता है, किसी का 6 होता है, किसी का 9 होता है, यानी 5 से 10 की रेंज के बीच में होता है, ठीक है बच्चों। किसके लिए, कांच के लिए। नंबर 4 में ले लेता हूँ बच्चों गिल्सरीन, है ना। एक लिक्विड होता है गिल्सरीन, है ना। गिल्सरीन चेहरे पे लगाने के लिए जनरली इसको काम में लिया जाता है, गिल्सरीन। और गिल्सरीन का होता है बच्चों 42.5, ठीक है। 4 नंबर तो ये हो गया। इसके बाद ले लेता हूँ नंबर 5, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ नंबर 5। नंबर 5 में मैं ले लेता हूँ बच्चों आसुत जल। और आसुत जल के लिए जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है बच्चों 80। और नंबर 6 लास्ट में ले लेता हूँ बच्चों चालक, या इनको हम लोग सुचालक भी बोलते हैं, एक ही बात है बच्चों, सुचालक। और सुचालक का मतलब है बच्चों ऑल मेटल्स, सभी धातु। जैसे आप लिख सकते हो लोहा, कॉपर, चांदी, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ये जितने भी मेटल्स हैं इनको क्या बोला जाता है बच्चों, चालक। और इनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होता है, इन्फिनिटी। और ये टेबल आपको बंद कर देनी है, ये टेबल बच्चों आपको बंद कर देनी है। तो ध्यान से सुने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निर्वात के लिए बोलो बच्चों कितना, 1। वायु के लिए कितना, 1, है ना। एग्जैक्ट याद रखना है तो कितना, 1.00059। कांच के लिए 5 से 10 के बीच। गिल्सरीन के लिए 42.5। आसुत जल के लिए 80। और जो सुचालक होते हैं यानी बच्चों जो आपके धातु होते हैं उनके लिए कितना होता है, इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। अब एक चीज़ देखो बच्चों आप लोग, है ना। आप चाहो तो ऊपर पेज में हाशिए में लिख सकते हो, जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चों एप्सिलॉन आर जो होता है, इसका जो बच्चों मान होता है वो 1 से इन्फिनिटी के बीच होता है। सबसे कम होता है 1 किसके लिए, निर्वात के लिए। और सबसे अधिक होता है बच्चों इन्फिनिटी किसके लिए, चालक के लिए। और बाकी के जो पदार्थ है उनके लिए बीच में होता है ना। देखो बच्चों 1 से कम नहीं होता किसी के लिए भी। और सर्वाधिक कितना होता है, इन्फिनिटी। और बाकी के जो आपके पदार्थ आ गए, जैसे वायु आ गया, कांच आ गया, गिल्सरीन आ गया, अब्रक आ गया, पैराफिन मोम आ गया, या कोई भी प्रकार का पदार्थ आ गया, उनके लिए मान 1 से इन्फिनिटी के बीच होते हैं। यानी 1 से कम कभी नहीं होता। कौन बच्चों, एप्सिलॉन आर। कौन बच्चों, एप्सिलॉन आर, ठीक है। चलो यहाँ एक नोट लगा के एक बात लगा देता हूँ बच्चों, नोट लगा के देखो मैं लिख रहा हूँ माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसका मतलब है परावैद्युतांक, इसका मतलब परावैद्युतांक। कोष्टक में लिख दो बच्चों एप्सिलॉन आर। एक मात्रकहीन तथा विमाहीन भौतिक राशि है। मात्रकहीन तथा विमाहीन भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, क्योंकि ये एक शुद्ध अनुपात है। बच्चों ध्यान देना, यदि आपको याद है, और बाकी अपन कल बात करेंगे इस पे डिपेंडेंट एक आध सवाल भी अपन करेंगे। टेबल आप लोगों ने बना लिया होगा। यदि बच्चों आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि जो एप्सिलॉन नोट होता है, कौन बच्चों, एप्सिलॉन नोट, इसका मान कितना होता है भाई, 8.85 × 10⁻⁻12। और इसका जो यूनिट है वो मैंने आपको बताया था न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, यानी इसका मात्रक होता है। जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका मात्रक ये होता है, ठीक है। मात्रक है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो। माध्यम की जो विद्युतशीलता है उसका भी बच्चों मात्रक यही आएगा,
लेकिन जो निर्वात की विद्युतशीलता है वो एक मात्रकहीन भौतिक राशि है। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि एप्सिलॉन आर यानी पराविद्युतांक यानी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक लिखो, और बच्चे गड़बड़ करके वो लिख के आ जाते हैं। बच्चों ये एक मात्रकहीन भौतिक राशि है, क्योंकि ये एक शुद्ध अनुपात है ना। जैसे बल बटा बल मात्रकहीन आएगा, है ना। जैसे लंबाई बटा लंबाई मात्रकहीन आएगा, जैसे समय बटा समय मात्रकहीन आएगा। तो एप्सिलॉन आर क्या आ रहा है? एप्सिलॉन आर आ रहा है विद्युतशीलता बटा विद्युतशीलता। इसका मात्रक भी न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर, और इसका मात्रक भी न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या आएगा? मात्रकहीन। या बच्चों यदि आपको पहले वाला फार्मूला याद है कि निर्वात की तुलना में माध्यम की उपस्थिति में कूलम्ब बल जितना गुना कम प्राप्त होता है उस राशि को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तो ये एफ नोट बटा एफ एम था, तो बल बटा बल यानी न्यूटन बटा न्यूटन, तो ये कैंसिल हो जाना है। इसका मतलब ये आपको एक शुद्ध अनुपात प्राप्त होना है। इसका मतलब केवल एक शुद्ध संख्या प्राप्त होनी है, और शुद्ध संख्या प्राप्त होनी है तो ये क्या है? मात्रकहीन। और साथ में ये आपको क्या मिलेगी? विमाहीन भी मिलेगी। क्या मिलेगी? विमाहीन। तो याद रखना बच्चों एप्सिलॉन आर क्या है? एक मात्रकहीन भौतिक राशि, है ना। यदि आपको निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक पूछे आप बिल्कुल बताओगे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। माध्यम की विद्युतशीलता का मात्रक पूछे आप बिल्कुल ये बताओगे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन आपको यदि अपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक पूछे तो आप लिखोगे मात्रकहीन। ये देखो बच्चों यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ये भी विद्युतशीलता, ये भी विद्युतशीलता, ये भी विद्युतशीलता। ये निर्वात की विद्युतशीलता है ना, ये किसकी है? निर्वात की। ये किसकी है? माध्यम की। और बच्चों ये किसकी है? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है, और इसका मात्रक नहीं होता। ये क्या होता है बच्चों? मात्रकहीन। क्या होता है ये? मात्रकहीन। ठीक है बच्चों, कल हम लोग ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या पराविद्युतांक है ना, इस पर आधारित एक सवाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कूलम्ब का जो नियम है या कूलम्ब का जो बल है ना, उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप 11th क्लास से कुछ चीज़ें पढ़ के आओगे, है ना, तब तो आपको ये ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और वैसे देखो मैंने गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश रूप आप लोगों को करवाया था, है ना, 11th क्लास में आपको करवाया था, ऑनलाइन क्लास में ही आपको करवाया था। ठीक है ना, वहाँ मैंने देखो पोजीशन वेक्टर बताए थे, मूल बिंदु के सापेक्ष, पहले का दूसरे के सापेक्ष, दूसरे का पहले के सापेक्ष, है ना, इसलिए वो चीज़ बताई थी ताकि यहाँ मैं उसको काम में ले सकूँ। तो कूलम्ब का जो नियम है या कूलम्ब बल है उसको हम लोग बच्चों सदिश रूप में लिखेंगे। और सदिश रूप में लिखने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए स्थिति सदिश का। किसका बच्चों? स्थिति सदिश का। स्थिति सदिश का मतलब पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश का मतलब पोजीशन वेक्टर। तो थोड़ा सा आप पोजीशन वेक्टर के बारे में रीड करके आओगे, है ना। या फिर जो 11th क्लास में मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना बच्चों, उसको मैंने सदिश रूप में लिखा था, है ना। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा रीड करके आओगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।